तो स्टार्ट करते हैं उन्हीं 5 स्टेप से। तो सबसे पहले किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में फूड एंटर होगा, मीन्स इंजेशन होगा। इसके बाद फूड उसकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा। डाइजेशन के बाद उस फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा, बॉडी के एक एक सेल्स तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद उस फूड में से एनर्जी ली जाएगी। उस फूड में कुछ मटेरियल्स होंगे, उससे बॉडी के टिश्यूज को सिंथेसाइज करा जाएगा। जो सेल्स डेड हो गए उन्हें रिप्लेस करा जाएगा, मींस बॉडी की मेंटेनेंस करी जाएगी। एंड लास्ट जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में जनरेट होगा उसे इजेक्ट करा जाएगा, मींस बाहर निकाला जाएगा। सो फर्स्ट इंजेशन। इंजेशन में सिर्फ फूड माउथ से हम बॉडी में एंटर करवाते हैं। फूड बॉडी में हम माउथ से सिर्फ हमारे हैंड्स या फिंगर्स के थ्रू एंटर करवा देते हैं। बट द मेन प्रोसेस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और वी कैन से कि ह्यूमंस जिस मेथड से न्यूट्रिशन गेन करते हैं उसका जो मेन प्रोसेस है वो है डाइजेशन। डाइजेशन में अभी हमने देखा, डाइजेशन में 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, दैट इज एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल वो जगह होती है जहां से ये फूड जाता है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं, वो ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ ना कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और वो एंजाइम्स फूड के साथ मिक्स होके फूड में से अपने अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स को अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब फूड हमारे माउथ में एंटर करता है तो उसका फिजिकल डाइजेशन करते हैं हमारे टीथ, लाइक उसे और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, यानी कि ब्रेक करना। दैट इज फिजिकल डाइजेशन जो हमारे फूड का हो जाता है वो होता है हमारे टीथ्स की हेल्प से। बट जैसे ही वो फूड हमारे माउथ में एंटर करता है और उसका फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तभी हमारे माउथ में से सलाइवरी ग्लैंड्स के जरिए कुछ लिक्विड रिलीज होता है, और वो लिक्विड फूड के साथ मिक्स होके फूड में से कार्बोहाइड्रेट्स को अलग कर देता है, और वी कैन से स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देता है। और वो एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी वर्ड यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अमाइलेज कहाँ से आया। अमाइलेज वो एंजाइम होता है जो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, और वी कैन से कार्बोहाइड्रेट्स को फूड में से अलग करने लगता है। सो सबसे पहले फूड हमारे माउथ से एंटर करता है। माउथ से एंटर करते वक्त वहां पर एक ग्लैंड होता है, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, जो एक एंजाइम रिलीज करता है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज हमारे माउथ में प्रेजेंट फूड में से कार्बोहाइड्रेट को अलग कर देता है। इसके बाद हमारा फूड आगे बढ़ते हुए पहुंच जाता है फेरिंग्स से, जहां पर उसे 2 पाथवेज दिखते हैं, 2 रास्ते दिखते हैं। फर्स्ट होता है विंड पाइप का एंड सेकंड होता है फूड पाइप का। अब फूड हमारा फूड पाइप में एंटर करता है, और फूड पाइप का एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस बस वो एक रास्ता होता है जहां से फूड स्टमक में पहुंचना होता है। अब जब ईसोफेगस से वो फूड हमारे स्टमक तक ट्रेवल करता है तो वहां पे वो फूड एक तरह की मूवमेंट शो करता है, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये एक स्पेशल तरह की मूवमेंट होती है। लाइक अगर हम सोचते हैं कि जो फूड है वो हमारे स्टमक में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जाता है, वो इसलिए स्टमक तक पहुंच पाता है क्योंकि हम फूड पाइप को और वी कैन से ईसोफेगस को ऊपर रखते हैं और स्टमक हमारा नीचे होता है। तो ये कंसेप्ट गलत है। फूड हमारे स्टमक तक एक स्पेशल टाइप के मूवमेंट को शो करके पहुंचता है, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें वो फूड पार्टिकल एक पर्टिकुलर तरह से एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक। अब चाहे हम लेट कर खाना खाएं चाहे उल्टा होकर खाना खाएं, विद आर लेग्स अप एंड हैंड्स डाउन, तो भी वो फूड हमारे स्टमक तक ही पहुंचेगा, क्योंकि वो फूड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्टमक तक नहीं पहुंचता। वो एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट को शो करके वहां तक पहुंचता है, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो हम कह सकते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड की वो मूवमेंट होती है जो वो ईसोफेगस से स्टमक तक मूव करते हुए शो करता है। अब जब वो फूड हमारे स्टमक में पहुंच जाता है तो वहां पर 3 तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड इज पेप्सिन एंड थर्ड वन इज म्यूकस। जिसमें अब ये सारे केमिकल्स क्यों रिलीज हुए, क्योंकि हमारा स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का तो पार्ट है, साथ ही साथ हमारा स्टमक डाइजेस्टिव ग्लैंड का भी वर्क करता है, विच मीन्स वो कुछ केमिकल सिक्रीट करेगा, और वी कैन से एंजाइम्स।
तो जब फूड हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है तो एक मेन चीज जो रिलीज होती है वो होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो रीजंस की वजह से वहां पर सिक्रीट होती है। फर्स्ट वन इज कि फूड के साथ जो बैक्टीरिया, जो हार्मफुल माइक्रोब्स हमारे स्टमक में पहुंच गए, उन्हें किल करने के लिए, उन्हें मारने के लिए। एंड सेकंड इज दैट कि साथ ही HCl के साथ एक और चीज जो रिलीज होगी, दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन को अच्छे से वर्क करवाने के लिए, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक और चीज रिलीज होती है हमारी स्टमक में, दैट इज पेप्सिन। और पेप्सिन तभी वर्क कर सकता है अगर मीडियम एसिडिक हो और वी कैन से एसिड वहां पर प्रेजेंट हो। सो पेप्सिन को अच्छे से फंक्शन कराने के लिए भी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी स्टमक में रिलीज होती है, और वी कैन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ही पेप्सिन अच्छे से वर्क कर पाता है। अब पेप्सिन एक एंजाइम होता है जिसका एक फंक्शन होता है, दैट इज कि उसे फूड में से प्रोटीन को अलग करना है, और वी कैन से ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम फूड। इसके बाद थर्ड जो चीज रिलीज होती है हमारे स्टमक में वो होता है म्यूकस। म्यूकस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, दैट इज कि वो स्टमक की जो मसल्स होती हैं और वी कैन से स्टमक की जो इनर लेयर होती है उसे एसिड से बर्न होने से बचाता है। सो अब तक हमारे फूड में से स्टार्टिंग में से कार्बोहाइड्रेट्स अलग कर लिए गए। नेक्स्ट, अब जब फूड ईसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता हुआ हमारे स्टमक में पहुंचा है तो वहां पर तीन चीजें रिलीज हुई हैं, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब फूड में से पेप्सिन की हेल्प से प्रोटीन भी अलग कर लिया गया है, बट फूड अब भी एसिडिक है। अब जब फूड आगे मूव करेगा तो वो एसिडिक होके ही मूव करेगा। बट यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली ये है कि म्यूकस सिर्फ हमारे स्टमक में होता है। सो नेक्स्ट, जब फूड आगे मूव करेगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, तो हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह ही वर्क करता है। बट क्या जब वो एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो अब क्या उस एसिड की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन की मसल्स हार्म नहीं हो सकती? ऑफ कोर्स हो सकती है। तो इस एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करा जाता है। न्यूट्रलाइज करने के लिए एक और केमिकल जो साइड से एंटर करता है इस एलिमेंट्री कैनाल में, वो होता है बाइल जूस। बाइल जूस को सिक्रीट करके सेंड करता है लिवर, और अगर कहीं पर बहुत ज्यादा बाइल जूस बन जाता है या बहुत ज्यादा बाइल जूस फॉर्म हो जाता है, वो होता है स्टोर हमारे गॉल ब्लैडर में। सो बाइल जूस स्टमक के एंड पे, जहां पे स्टमक एंड होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, वहां पर बाइल जूस एक पाइप के थ्रू फूड में ऐड हो जाता है। बाइल जूस एक बेसिक नेचर का होता है और जो फूड हमारे स्टमक में था वो था एसिडिक नेचर का। दोनों जब कंबाइन होते हैं, दोनों मीडियम्स, तो फूड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ये एक अच्छा मीडियम है फूड को आगे ट्रेवल करवाने के लिए। क्योंकि अगर फूड एसिडिक होके आगे ट्रेवल करता तो ऑब्वियसली वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को हार्म कर सकता था। लेकिन एक और पाइप जो यहाँ पर अटैच होता है हमारे स्टमक के एंड पे, वो होता है पैनक्रियास का पाइप। पैनक्रियास भी कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ ऐड कर देता है, और पैनक्रियास जिस जूस को सिक्रीट करता है उस जूस में ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस जूस का नाम जो पैनक्रियास सिक्रीट करता है वो होता है पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस में तीन मेन एंजाइम्स होते हैं जो अब यहां पर फंक्शन करेंगे। फर्स्ट इज ट्रिप्सिन, सेकंड अमाइलेज एंड थर्ड इज लाइपेज। अगर ट्रिप्सिन की बात करें, दैट इज पैनक्रियास की वजह से सिक्रीट हुआ ट्रिप्सिन, तो पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन। अगर हम ट्रिप्सिन को देखें तो ट्रिप्सिन अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ मिक्स हो चुका है, तो वो फूड में से प्रोटीन को अलग करता है। एंड अगर लाइपेज की बात करें तो वो फैट को फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है, मतलब छोटे छोटे फैट्स के और मॉलिक्यूल्स बना देता है। फैट पहले बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, उन्हें और छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करता है लाइपेज। एंड थर्ड थिंग इज दैट अमाइलेज। सबसे पहले हमने देखा था हमारे सलाइवरी ग्लैंड में था एक सलाइवरी अमाइलेज, वो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक कर रहा था। तो यहां पर भी पैनक्रियाटिक जूस में जो अमाइलेज सिक्रीट होता है वो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट और वी कैन से माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां तक हमारे मैक्सिमम ब्रेक जो फूड में से सारी चीजें अलग होनी है वो अलग हो चुकी हैं। इसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन फंक्शन करना स्टार्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरफ वर्क करता है, तो वो भी कुछ एंजाइम्स यहाँ पर सिक्रीट करता है।
नेक्स्ट, अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है और ये दो मेन एंजाइम्स रिलीज करता है। फर्स्ट इज माल्टेज जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, एंड सेकेंड इज प्रोटीएज जो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इंजेशन कहां से होता है, विच मीन्स फूड कहां से एंटर करता है। इसके बाद हमने पूरा डाइजेशन का प्रोसेस समझा। अब हम ये देखेंगे ये सारी चीजें जो डाइजेस्ट हुई हैं और वी कैन से ब्रेक हुई हैं फूड में से, ये कहाँ एब्जॉर्ब होती हैं और कौन इन्हें एब्जॉर्ब करता है। ये सारी चीजें जो यहाँ पर ब्रेक हुई हैं फूड में से, उन्हें एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे इन सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उस पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में होती हैं छोटी छोटी कैपिलरीज। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एक्चुअली में स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया इंक्रीज कर देते हैं और वी कैन से स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज करवा देते हैं। तो जब वो डाइजेस्टेड फूड जो कि अलग अलग चीजों में ब्रेक हो चुका है वो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के थ्रू आगे मूव करता है, तो उन छोटी छोटी कैपिलरीज के थ्रू वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स उन्हें एब्जॉर्ब करती रहती है। अब मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें हम विलाइज कहते हैं। इसके बाद सेकेंड चीज जो एब्जॉर्ब होनी होती है फूड में से वो होती है वाटर। स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जब फूड मूव करता है वो पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल्स में से अब वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ एक फंक्शन होता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब द मेन थिंग इज दैट कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। वैसे लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा लंबा है, बट अगर हम रेडियस की बात करें और वी कैन से थिकनेस की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा थिक है। सो इसी रीजन की वजह से इन इंटेस्टाइन्स के नाम रखे गए। सो जब ये फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो इसमें से वो वाटर के मॉलिक्यूल्स और वी कैन से वाटर भी एब्जॉर्ब हो चुका होता है। अब एब्जॉर्प्शन के बाद सिर्फ बचता है वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है रेक्टम में। रेक्टम में स्टोर होने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है और वी कैन से इजेक्ट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है एनस के थ्रू, जिसे हम काउंट करते हैं इजेशन में, यानी कि बॉडी में से वेस्ट मटेरियल का इजेक्ट होना, बाहर निकलना, जो कि होता है एनस के थ्रू। सो ये था पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि दो चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड थिंग इज दैट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिनकी हेल्प से ह्यूमन बॉडी फूड को डाइजेस्ट करती है और उसे एब्जॉर्ब करके एसिमुलेट करती है और बाकी वेस्ट मटेरियल बॉडी से इजेक्ट कर देती है।